हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है स्थायी ऊतक यानी कि परमानेंट टिश्यू। परमानेंट का मतलब होता है स्थायी, स्टेबल रहने वाला। टिश्यू का मतलब होता है ऊतक, और ऊतक होते हैं कोशिकाओं के समूह। कोशिकाओं के समूह। हमें ये बात पता है कि जितने भी सृष्टि में जितने भी जीव हैं, उन सभी का जो आधार है, उन सभी की जो इकाई है शरीर की, वो होती है सेल यानी कि कोशिका। अब कई जीव होते हैं, वो होते हैं एक कोशिकीय, और कई जीव होते हैं द्विकोशिकीय या फिर बहुकोशिकीय। अब जो एक कोशिकीय होते हैं वो निम्न यानी कि लोअर क्लास के होते हैं, और जो बहु होते हैं, बहु का मतलब होता है बहुत सारी सेल्स मिलकर उनके शरीर का निर्माण करती हैं। तो वही बात कि जैसे कोई मकान बनाने के लिए हमें दीवारों में क्या लगाते हैं, ईंटें लगाते हैं, उसी प्रकार जो हमारी कोशिकाएं होती हैं वो जीव के शरीर के निर्माण के लिए क्या करती हैं, ईंटों का काम करती हैं, उनको आधार प्रदान करती हैं। ठीक है जी। तो सेल से मिलकर बनता है ऊतक यानी कि टिश्यू, और टिश्यू से मिलकर हमें पता है क्या बनता है, अंग बनता है। अंग मिलकर क्या बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं, और अंग तंत्र मिलकर क्या बनाता है, शरीर बनाता है। अब वो किसी भी जीव का शरीर हो सकता है, चाहे हम मनुष्य की बात करें या फिर हम पादपों के अंदर बात करें। अब हम यहाँ पे परमानेंट टिश्यू यानी कि बॉटनी सब्जेक्ट है हमारा, तो केवल हम पादपों की बात करते हैं। तो हमें पता है कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, भूमि के अंदर उनकी जड़ें फैली रहती हैं, प्लस ऊपर वाला भाग होता है जो वायवीय भाग कहलाता है। अब इस वायवीय भाग के अंदर तने पाए जाते हैं, तनों के साथ ऊपर क्या पाई जाती हैं, पत्तियां पाई जाती हैं, लीव्स पाई जाती हैं। तो एक बात ये नोट करने वाली है कि जिस प्रकार मनुष्य की ग्रोथ होती है, मनुष्य छोटे से बड़ा होता है, उसी प्रकार हम एक बीज बोते हैं मिट्टी के अंदर। एक बीज बोने से क्या होता है, वो अंकुरित होने के बाद धीरे धीरे बड़ा होता हुआ फैलता जाता है आगे से आगे। तो हम ये बात देखते हैं कि जमीन के ऊपर वाला भाग तो उसका बड़ा होता ही होता है, लेकिन जमीन के अंदर भी वो फैलता है। क्यों? क्योंकि वो जितना ज्यादा बड़ा होगा उसको उतनी ही मात्रा में अधिक क्या चाहिए, जल चाहिए, प्लस खनिज लवण चाहिए। तो उन दोनों की प्राप्ति के लिए ऊपर से भी भाग फैलेगा, नीचे से भी ग्रोथ होगी, तो ग्रोथ होती है। अब वो ग्रोथ कैसे होती है, वो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, जो हमने पढ़ा था विभज्योतकी ऊतक पढ़े थे। विभज्योतकी का मतलब रहता है विभाजन करने वाले ऊतक। अब ये जो विभाजन होता है, ये पादप की एक तो मूल में होता है, और दूसरा जो विभाजन होता है वो होता है पादप के शीर्ष भाग पर। इन दोनों भागों में पादपों के क्या होते हैं, समांतर बराबर रूप से ग्रोथ होती रहती है, क्योंकि जैसे जैसे पादप ऊपर ग्रोथ करेगा वैसे वैसे इसकी जड़ें नीचे जमीन में और गहराई से फैलती जाएंगी, ताकि इनको पर्याप्त मात्रा में क्या हो सके, जल की प्राप्ति हो सके, प्लस खनिज लवण मिल सके। तो इसलिए ये विभज्योतकी ऊतक काम करते हैं कोशिकाओं का विभाजन करने का। जिस प्रकार ये रूट कैप है, यानी कि जो एक जड़ है, जड़ के ऊपर हमने देखा है लास्ट चैप्टर में, हमने देखा था कि कैप पाई जाती है, तो इसके अंदर इस प्रकार कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब ये कोशिकाएं क्या करती हैं, निरंतर विभाजन करती रहती हैं आगे से आगे। अब ये कोशिका एक कोशिका से आगे क्या बनेगी, दो कोशिकाएं बन जाएंगी, ये दो कोशिकाएं फिर विभाजन करेंगी तो चार कोशिकाएं भी बना देंगी। तो इस प्रकार निरंतर विभाजन होता रहता है, जो विभज्योतकी ऊतकों के कारण होता है। और ऊतक का मतलब है कि जो कोशिकाओं का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ सेल्स है, वो हमेशा आगे से आगे विभाजन करता रहता है। वो हमने पढ़ लिया था। तो एक बार हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। ऐसी विभज्योतक कोशिका यानी कि ऐसी कोशिका जो विभाजन करती है और सदैव बनी रहती है, वो कहलाती है आरंभिका यानी कि इनिशियल सेल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सेल थी, इसने विभाजन करा, वैसी की वैसी बनी रही, प्लस उससे एक नई कोशिका बन गई। तो वो जिस कोशिका ने विभाजन किया वो तो कहलाएगी आरंभिका यानी कि आरंभ करने वाली।
और विभाजन के फलस्वरूप जो नई कोशिका बनती है उसको बोलते हैं व्युत्पन्न कोशिका। व्युत्पन्न का मतलब निर्मित हुई या नई निर्माण करने वाली कोशिका, निर्मित होने वाली कोशिका कहलाती है व्युत्पन्न कोशिका, या फिर इंग्लिश में बोले तो डेरिवेटिव सेल कहते हैं इसे। अब जो व्युत्पन्न कोशिका होती है वो क्या करती है, विभाजन नहीं करती, क्योंकि हमने ये भी बात करी कि एक कोशिका से जो दूसरी कोशिकाएं बनी हैं ये क्या करेंगी, आगे विभाजन नहीं करेंगी। विभाजन केवल वही कोशिका करती रहेगी जो पहले कर रही थी विभाजन। ये कोशिकाएं क्या करेंगी, इस तरफ बैक साइड में आके इसको स्थायित्व प्रदान करने का काम करेगी। कौन, व्युत्पन्न कोशिका। तो व्युत्पन्न कोशिकाएं विभाजन नहीं करती, प्लस ये स्थायी उत्तक का निर्माण करती है, जो हमारा आज का चैप्टर है स्थायी उत्तक। अब हम देखेंगे स्थायी उत्तक हैं वो कैसे प्रकार के होते हैं, सरल होते हैं, जटिल होते हैं और विशिष्ट प्रकार के होते हैं। सरल उत्तक, सरल उत्तक सभी कोशिकाएं सरल उत्तकों में क्या होती हैं, एक समान संरचना वाली होती हैं। मान लीजिए कोई गोलाकार कोशिकाएं हैं तो सभी कोशिकाएं उसी प्रकार की होंगी, सभी के अंदर केंद्रक पाए जाएंगे और प्लस इनके एक समान कार्य, और इनका कार्य भी एक समान रहता है। मान लीजिए ये पादप के बाहरी तरफ आ गई तो यहाँ पे ये कोशिकाएं चिपकती रहेंगी, जैसे जैसे आगे विभाजन होता रहेगा, तना आगे ग्रोथ करता रहेगा, ये कोशिकाएं भी इसको क्या करेंगे, मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे, तो ये बाहरी सतह पे आ जाएंगे। तो इस प्रकार ये कार्य भी एक समान करती हैं, प्लस देखने में भी एक समान होती हैं। कौन, सरल उत्तक वाली कोशिकाएं। ये बिल्कुल संरचना में सरल होती हैं, एक समान होती है, इसलिए इन्हें सरल उत्तक नाम दिया गया है। अब हम इनकी दूसरी बात देखते हैं, जो इनकी कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं, सभी पतली होती हैं या फिर मोटी होगी, या तो पतली भित्ति वाली यानी कि जो बाहर इनकी जो ये लेयरिंग होगी वो वाली बहुत पतली होगी या बहुत ज्यादा मोटी होगी। इस प्रकार इनकी जो लेयरिंग होगी वो मोटी होगी, दोनों में से कोई एक पाई जाएगी। ठीक है जी, इस प्रकार या तो पतली होगी या मोटी होगी। दूसरी बात हम देखते हैं, या तो ये जीवित होगी या फिर ये मृत होगी, यानी कि या तो ये नॉन लिविंग होगी या लिविंग होगी, इन दोनों में से कोई एक बात होगी। तो ये सरल उत्तक का प्रकार हो गया। आगे भी हम देखते हैं, अब हम बात कर रहे थे सरल उत्तक की। हमने अभी पढ़ा कि जो सरल उत्तक होता है वो सरल यानी कि बिल्कुल एक समान संरचना वाली कोशिकाओं का ग्रुप होता है, प्लस समान तो दिखती हैं, उनका जो कार्य होता है वो भी क्या होता है, एक समान होता है। कार्य प्लस संरचना, ये दोनों चीजें क्या होती हैं, एक समान होती हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, सरल उत्तक कहा जाता है। अब हम सरल उत्तक क्या होते हैं, जो तीन प्रकार के होते हैं उनके बारे में देखते हैं। जो सरल उत्तक होते हैं मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला है मृद उत्तक, दूसरा है स्थूल कोण उत्तक और तीसरा है दृढ़ उत्तक। अब हम देखते हैं मृद उत्तक के बारे में। मृद उत्तक होता है जो वो पतली भित्ति युक्त प्लस जीवित, यानी कि जो इनकी कोशिकाओं का जो ग्रुप है, कोशिकाओं का जो ग्रुप होता है वो पतली भित्ति युक्त होता है, यानी कि जो बाहरी लेयरिंग पाई जाती है, इनकी बाहरी भित्ति पाई जाती है वो बिल्कुल पतली होती है, प्लस ये जीवित यानी कि ये लिविंग होते हैं। ये जो कोशिकाएं होती हैं ये जीवित होती हैं, पादपों के सभी भाग में उपस्थित होती हैं। पादप का ऐसा कोई भी भाग नहीं है, चाहे हम जड़ की बात करें, चाहे हम तना की बात करें, चाहे हम पत्ती की बात करें, चाहे हम फल की बात करें, चाहे हम फूल की बात करें, तो ऐसा कोई भी पादप का भाग नहीं है जिसके अंदर मृद उत्तक नहीं पाया जाता। तो सभी भाग में ये उपस्थित होते हैं। पादप का आधार भाग बनाती है। आधार का मतलब होता है कि मान लीजिए किसी कोशिका का निर्माण हुआ है तो उसी कोशिका की ये बाहर आउटर लेयरिंग बनाएंगी, उसको आधार प्रदान करने की यानी कि उसको संरचना प्रदान करने का काम करेगी, तो ये कहलाते हैं मृद उत्तक। पादप का आधार भाग बनाती है। प्लस भरण उत्तक के मुख्य घटक होते हैं। भरण उत्तक का मतलब है जैसे हम जाइलम और फ्लोएम की बात करें, ये संवहन उत्तक होते हैं, जाइलम व फ्लोएम।
इनका काम होता है जल को और भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना। अब ये तो करते हैं संवहन ऊतकों का काम, लेकिन कई ऊतक होते हैं जिसके अंदर भोजन को क्या किया जाता है, स्टोर रखा जाता है। तो वो स्टोर रखने वाले जो ऊतक होते हैं उनको बोलते हैं भरण ऊतक, और उन भरण ऊतकों की निर्माण करने का जो कार्य करते हैं वो करते हैं मृदूतक करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसकी उत्पत्ति, यानी कि जो मृदूतक है, मृदूतकों का निर्माण कहाँ से होता है। जो मृदूतक हैं उनकी उत्पत्ति होती है प्राथमिक विभिजोतकी ऊतक से। प्राथमिक, हमने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें यही पढ़ा था कि विभिजोतक होते हैं, यानी कि कोशिकाओं का जो समूह होता है वो विभाजन करने का काम करता है आगे से आगे। तो जो प्राथमिक ऊतक होते हैं, प्राथमिक विभिजोतक होते हैं, उनसे निर्माण होता है किनका, मृदूतकों का। वितरण, यानी कि अब ये पाए कहाँ पे जाते हैं, इनकी जो प्राप्ति स्थल है वो कहाँ पे होती है, तने में, जड़ के वलकुट में यानी कि कोर्टेक्स में, मज्जा में, पर्ण मध्योतक में यानी कि जो पत्ती के बीच का सिरा होता है, जो हिस्सा होता है, पर्ण मध्योतक में, फलों में, जटिल ऊतकों में, भ्रूणपोष व संचय ऊतकों में। यानी कि हमने ये लाइन पढ़ी है कि पादपों के सभी भाग में ये पाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये पादप के जितने भी भाग होते हैं उन सबके अंदर कौन उपस्थित रहता है, मृदूतक उपस्थित रहता है। देखिए बच्चों, अब हमने देखी है जो इतनी देर में मृदूतक के बारे में जाना हमने, मृदूतक कितने प्रकार का होता है। अब हम देखते हैं जो मृदूतक है, पैरेन्काइमा है, उसकी जो भित्ति होती है यानी कि जो आउटर लेयरिंग होती है वो किस प्रकार की होती है। तो अधिकतर पतली होती है, यानी कि मोस्टली होती है वो पतली होती है। लेकिन जाइलम मृदूतक की भित्ति, हमें ये बात पता है कि जो संवहन ऊतक होते हैं, संवहन ऊतक दो प्रकार के होते हैं, जाइलम एवं फ्लोएम। तो जो जाइलम है, जाइलम करता है जल का परिवहन, यानी कि जल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करता है। और जो फ्लोएम होता है, यानी कि फ्लोएम ये करता है भोज्य पदार्थों को, या भोज्य पदार्थों को क्या करता है, एक स्थान से दूसरे जगह पे, दूसरे स्थान पे ले जाने का काम करता है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो जो जाइलम है, जाइलम मृदूतक है, इसके अंदर क्या होता है, कुछ मात्रा में लिग्निन, जो लिग्निन है, सुबेरिन है, ये पदार्थ होते हैं, इनका क्या होता है, जमाव होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे पादप ग्रोथ करता है, जैसे जैसे पादप ग्रोथ करता है, आकार में वृद्धि करता है, पहले पतला था इसका तना, तो थोड़े समय में क्या होगा, ये वृद्धि करके और मोटा हो जाएगा। तो ये आगे से आगे ग्रोथ करते जाएंगे, यानी कि इनके यहाँ पे अंदर की तरफ इनमें क्या होगा, लिग्निन व सुबेरिन का इनके अंदर जमाव होता रहता है, जिसको बोलते हैं पादप का स्थूलन। ठीक है जी, स्थूलन का मतलब होता है जमाव होना। स्थूलन इज इक्वल्स टू जमाव होना। अब जब किन्हीं पदार्थों का जमाव होगा, कोई भी पदार्थ के में जमेगी आकृति, तो वो पदार्थ क्या होगा, मोटा होता चला जाएगा। पादप बिल्कुल छोटा था, पतला था तना, इनके अंदर पदार्थों का जमाव होना शुरू हुआ, पादप क्या हुआ, मोटा होना शुरू हो गया, मजबूत होना शुरू हो गया। तो इनके अंदर यानी कि जाइलम के अंदर लिग्निन का जमाव होने लग जाता है, जिस कारण क्या होता है, ये मोटी हो जाती है। फिर ये अधिकतर जो मृदूतक की भित्ति होती है वो पतली होती है, लेकिन जो जाइलम मृदूतक है उसके अंदर लिग्निन का जमाव होने के कारण ये मोटी हो जाती है। फिर जो कोशिका भित्ति है वो बनी होती है कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट ये वर्ड बना है किनसे मिलकर, सेल्यूलोज से, हेमिसोल्यूलोज से प्लस पेक्टिन से। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है इसके अंदर ये तीनों पदार्थ क्या रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। सेल्यूलोज भी पाया जाता है, हेमिसेल्यूलोज भी पाया जाता है और पेक्टिन भी पाया जाता है। हमें पता है जो जितने भी पादप होते हैं उनकी कोशिका भित्ति के अंदर मोस्टली सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज व पेक्टिन पाए जाते हैं, जो कोशिका भित्ति का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अब है सभी कोशिकाओं के जीव द्रव्य, यानी कि हमें पता है ये कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक के साथ यहाँ पे जीव द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म पाया जाता है, प्लस हरित लवक,
माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काइल, लाइसोसोम, प्लास्टिड्स, जितने भी प्रकार के कोशिकाएं पाए जाते हैं वो जीव द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं, जीव द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं। अब ये जो कोशिकाएं होती हैं ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड कैसे रहती हैं, इनके बीच में से जीव द्रव्य तंतु निकले रहते हैं जो क्या करते हैं, एक दूसरे के अंदर जो जीव द्रव्य पाया जाता है उनको अपने संपर्क में बनाए रखने का काम करते हैं। तो ये जीव द्रव्य तंतु पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, जीव द्रव्य को आपस में संपर्क में रखते हैं। मृदुतक में सभी उपापचयी क्रियाएं संपन्न होती हैं। सभी उपापचयी क्रियाएं का मतलब है पादप, एक पादप है जो जितनी भी प्रकार की क्रियाएं करता है, चाहे वो प्रकाश संश्लेषण है, फिर वो भोजन का निर्माण है, चाहे भोजन का पाचन है, तो वो जितनी भी भोजन के पाचन से संबंधित जो क्रियाएं होती हैं वो उपापचयी क्रियाएं कहलाती हैं। तो वो सभी प्रकार की जो क्रियाएं होती है वो मृदुतक में पाई जाती हैं। अब फिर इन उपापचयी क्रियाओं के कारण जो हमने इनको दो भागों में डिवाइड किया, पहला तो है जीवित जीव द्रव्य। जीवित जीव द्रव्य का मतलब है जो जीव द्रव्य के अंदर जो कोशिकाएं पाए जाते हैं उनके अंदर उपापचयी क्रियाएं, प्लस जो अजैव कोशिकीय पदार्थ है। अजैव का मतलब होता है जैसे हमने अभी पढ़ा था लिग्निन, सुबेरिन, तो ये सारे क्या होते हैं, ये अजैव पदार्थ होते हैं। तो ये कौन कौन से पाए जाते हैं इसके अंदर, ये अब हम देखते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों, जो हमने बात करी थी जीवित जीव द्रव्य में उपस्थित पदार्थ और अजैव कोशिकीय पदार्थ। तो जीवित जीव द्रव्य यानी कि जो हमारी कोशिका है, प्लांट की कोशिका है, ठीक है जी, उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है, उसके अंदर पाए जाने वाले जितने भी जो अंग होते हैं वो कहलाते हैं जीवित जीव द्रव्य में पाए जाने वाले पदार्थ या अंग बोल सकते हैं उनको। तो सबसे पहले पाया जाता है केंद्रक, जो किसी भी कोशिका का मुख्य भाग होता है केंद्रक। फिर इसमें पाए जाते हैं लवक। लवक का मतलब होता है इसमें हरित लवक हो सकता है, हरित लवक, वर्णील लवक, यानी कि कोई हरे रंग के अलावा कोई और भी हो सकता है, वो वर्णील लवक कहलाता है। या फिर अवर्णील लवक, यानी कि कोई बिना रंग देने वाले लवक होते हैं जो रंग नहीं प्रदान करते पादपों में, वो अवर्णील लवक कहलाते हैं। तो ये हो सकते हैं। प्लस माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहते हैं, शक्ति ग्रह भी कहते हैं। प्लस गोल्जी काइल, उसके बाद राइबोसोम एक्सेट्रा। राइबोसोम्स हमें पता है क्या काम करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, यानी कि ये प्रोटीन निर्माण में भाग लेते हैं, प्रोटीन संश्लेषण। तो ये सारे पदार्थ होते हैं या जो सारे अंग होते हैं वो पाए जाते हैं जीवित जीव द्रव्य के अंदर। अब हम देखेंगे इनके अलावा जो पादप के अंदर पदार्थ पाए जाते हैं यानी कि जो जीवित नहीं होते वो कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है मंड, यानी कि इसको बोलते हैं स्टार्च। जो पादप अपना भोजन बनाने के बाद भोजन को क्या करते हैं, स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं। फिर होता है टैनिन, टैनिन, उसके बाद है प्रोटीन, फिर है जी वसा और फिर है क्रिस्टल। तो ये सारे पार्ट होते हैं जो ये क्या होते हैं, अजैव यानी कि अजीवित भाग होते हैं जो किसमें पाए जाते हैं, इस मृदुतक में पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे इसके बाद की क्लास में कि जो मृदुतक होता है हमारा उसके काम क्या रहते हैं। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है मृदुतक के कार्य।